अगर कांसीराम साहब जाते थे पंजाब तो उनके वो पर्सनल ड्राइवर होते थे सोनू अम्बेडकर। उन्होंने किताब लिखा कांसीराम की हत्या किसने की, उसमें उन्होंने परिस्थितियों का विस्तृत। तो हम लोगों का ऐसा मानना है कि ये एक तो ये है कि आज टुच्चे लेवल का नेता भी अगर मर जाए ना तो उसके अनुयायियों के लिए कम से कम 2-3 दिन उसकी लाश को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि माननीय कांसीराम साहब को 9 तारीख को ही रात को आप अनाउंस करते हो कि डेथ हो गई। और कांसीराम कोई ऐसे छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, 85% बहुजन समाज के लीडर थे। पूरा देश और दुनिया के लोग उनसे जुड़े हुए थे, मिशनरी भाव से भी और व्यक्तिगत तौर पे भी। लोगों की भावनाएं थी। अगर आप उनको 2-3 दिन रखते तो जिनकी भावनाएं जुड़ी थी वो अंतिम दर्शन कर लेते। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज हमारे बीच में बहुजन द्रविड़ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मानवर अशोक साकेत जी से मुलाकात हुई है हमारी। तो उनसे जानेंगे कि ये बहुजन द्रविड़ पार्टी की स्थापना कब हुई है और आज तक आपने क्या काम किया है समाज के लिए। सर, आप से सबसे पहले आपको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय काशीराम। जय भीम, जय कांसीराम, नमो बुद्धाय जी। सर, आपसे मेरा सवाल पहला रहेगा कि आप जो बहुजन द्रविड़ पार्टी बनाई है आपने, इसकी स्थापना कब हुई है और अब तक आपने समाज के लिए क्या क्या काम किया है। बहुजन द्रविड़ पार्टी की स्थापना 15 मार्च 2019 को हुई दिल्ली में। और इसके बाद यहाँ पे कोरोना काल आ गया तो करीब 2 साल तक लॉकडाउन रहा, तो उसमें हम ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाए। और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो हमने आनंदपुर साहिब से, सबसे पहले आनंदपुर साहिब जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, वहाँ से मानवर कांसीराम साहब के जन्मस्थली तक हमने एक करीब 17 किलोमीटर का पैदल मार्च किया था, पेरियार लाठी यात्रा के नाम से। उसके बाद अभी बहुत सारी एक्टिविटी हमने, जो हमारी सामाजिक राजनीतिक गतिविधियाँ वो कंटिन्यू हमारे पूरे देश में चल रही हैं। किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में हमारी पार्टी ने ज़ोर शोर से भाग लिया। और इसके बाद अभी 2023 की शुरुआत में 20 जनवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक करीब 56 दिनों में हमने 20 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेशों में बेगमपुरा भारत प्राप्ति हेतु भाईचारा नाम से एक यात्रा निकाली थी, जो तख्त श्री पटना साहिब बिहार से शुरू हुई थी। वो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। वहाँ से हम बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए हम पांडिचेरी, कन्याकुमारी तक गए बाया। उसके बाद फिर हम गुजरात, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश होते हुए हम जम्मू तक गए। और जम्मू के बाद आके हमने आनंदपुर साहिब, जहाँ खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, वहाँ हमने माथा टेका। इसके बाद मानवर कांसीराम साहब के जन्मदिन के दिन उनके जन्म स्थान पे इस यात्रा का समापन किया। तो इस तरीके से हमने ये जो यात्रा है, एक राजनीतिक इतिहास में, ये भारत ही नहीं दुनिया के राजनीतिक इतिहास में ये सबसे बड़ी यात्रा है। करीब 14,500 किलोमीटर हम लोगों ने इस यात्रा से कंप्लीट किया। 20 राज्य में हम बहुजन समाज के बीच गए, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया, उनसे जो लोकल, जब आप देश घूमते हैं तब आपको पता चलता है कि इस देश की सुंदरता क्या है, इस देश की डाइवर्सिटी क्या है। तो अगर आपको कोई राष्ट्रीय प्लान तैयार करना है तो देश को देखना जरूरी, देश का एक भौगोलिक क्षेत्र, देश की परिस्थितियां आपकी नज़रों के सामने होनी ज़रूरी है। तो हम जब इस यात्रा को लेके गए तो पूरे देश में हमारे साथ जो मिशनरी लोग हैं वो संपर्क में आए। और आज हमारा करीब 17-18 प्रदेशों में बहुजन द्रविड़ पार्टी काम कर रही है। कुछ प्रदेशों में हमने बढ़िया संगठन निर्माण कर लिया है, कुछ प्रदेशों में अभी संगठन निर्माण की प्रक्रिया जारी है।
अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आप इतना पूरे देश में आप घूमे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ ज़मीन पे कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि बहुजन द्रविड़ पार्टी भी कोई है। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? देखिए, कोई भी काम हो उसके लिए एक प्रचार माध्यम की बहुत ज़रूरत होती है। जो हमारे देश के जो तथाकथित लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो ब्राह्मणों की दलाली का काम करता है, जिसको आप मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, मनु मीडिया, कई तरीके के नामों से जानते हैं। तो इस मीडिया से जब लोगों का ध्यान हटा, तो कई राजनीतिक दल हैं जिन्होंने एक अपना मीडिया स्टार्ट किया, जिसको वो सोशल मीडिया में एक्टिव है। तो जो सोशल मीडिया में जिन पार्टियों के दल हैं, वो उन पार्टियों का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारा भी अपना एक चैनल है, BBCI न्यूज़, बहुजन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ऑफ इंडिया। तो इस यात्रा को करीब करीब जो हमारा चैनल है, उसमें हमारे पूरे वीडियोज़ हैं, हर दिन की एक्टिविटी, कहाँ कहाँ हम गए, क्या हमने, कितने लोगों से हमने मुलाकात की, क्या हमने बात रखी, वो हमने सारा रिकॉर्ड उस चैनल में रखा हुआ। लेकिन बाकी मनुवादी मीडिया ने हमको दिखाया नहीं। तो हमारा जो प्रचार का साधन था वो हैंड बिल अपील, लोगों से फेस टू फेस मिलना। तो ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा, ये जो इस रास्ते पे जो चला है वो सबके साथ हुआ है। आप अंग्रेज़ों के टाइम में आप देखें, बाबा साहब का संघर्ष था, पेरियार का संघर्ष था। जो मीडिया था पहले टोटल इनको ब्लैक आउट करता था, फिर ब्लैक मेल पे आ जाता है। उसके लिए मानवर कांसीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपने उन्होंने मूक नायक शुरू किया। इसी कमी को दूर करने के लिए प्रबुद्ध भारत और बहुत से अखबार, जनता, तो अलग अलग समय में उन्होंने कई अखबार चलाए। पेरियार साहब की फ़िलॉसफी को बढ़ाने के लिए वहाँ कुडियारसु एक फेमस पत्रिका थी। मानवर कांसीराम साहब जब आए और उन्होंने इस प्रचार तंत्र की कमी को महसूस किया, तो उन्होंने बहुजन संगठक शुरू किया इंग्लिश में, हिंदी में, और भी अलग अलग जो पंजाब में अलग बुलेटिन छपता था, महाराष्ट्र में अलग छपता था, उड़ीसा में अलग छपता था, इस तरीके से बंगाल में अलग छपता। तो उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में मीडिया डेवलप करने का काम किया। और बहुत कम लोगों को पता है कि नोएडा में उन्होंने प्रॉपर मीडिया सेंटर भी स्थापित किया था बाद में, हालांकि वो काम पूरा नहीं हो पाया। तो हम समझते हैं कि ये जो हम काम कर रहे हैं, हमने जो ये यात्रा की, इसकी इतनी चर्चा इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हम मीडिया में वीक थे। तो हम उसमें भी काम कर रहे हैं कि हम अपना खुद का मीडिया निर्माण करें, तो उसमें उस काम में हम लगे हुए हैं। आपके ऊपर एक आरोप है सर कि आप लोग जो है पूरा देश मानवर कांसीराम को परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है और 9 तारीख को मनाता है। आप लोग को मैं देखा हूँ कि आप लोग 8 तारीख को मनाते हैं, शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जी, ये बड़ा विवादित सवाल रहा है, और ये अभी से नहीं, 2003 से रहा है। 2003 में जब मानवर कांसीराम साहब जब बीमार बताए गए, तो तब से ये विवाद छिड़ा है। उनका जो परिवार था, उन्होंने बाकायदे कोर्ट तक वो गए। 2006 में उनकी डेथ हुई। अब डेथ जो जो जिस दिन को डेथ हुई, वो तारीख थी 8 अक्टूबर। 12 बजे रात से पहले है 8 अक्टूबर, और 12 बजे रात के बाद हो जाता है 9 अक्टूबर। तो जो निकट सहयोगी साथी थे, BSP से हम लोग अंदर तक जुड़े हुए थे, तो कई ऐसे साथी हैं जिनको 8 अक्टूबर की शाम को या दोपहर को खबर मिल गई थी कि मानवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण हो चुका है। लेकिन ये 12 बजे के बाद मीडिया में अनाउंस हुआ, इसलिए कुछ लोग कहते हैं 9 अक्टूबर को, लेकिन हमारा ये मानना है, और इसमें बहुत सारे एक BSP के कार्यकर्ता और मानवर कांसीराम साहब के निकट सहयोगी रहे CL चुम्बर, उन्होंने इसमें विस्तार से लिखा है। एक और, जब मानवर कांसीराम साहब जाते थे पंजाब, तो उनके वो पर्सनल ड्राइवर होते थे सोनू अम्बेडकर, उन्होंने किताब लिखा कांसीराम की हत्या किसने की। उसमें उन्होंने परिस्थितियों का विस्तृत। तो हम लोगों का ऐसा मानना है कि ये एक तो ये है कि आज टुच्चे लेवल का नेता भी अगर मर जाए ना,
तो उसके अनुयायियों के लिए कम से कम 2-3 दिन उसकी लाश को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि मान्यवर कांसीराम साहब को 9 तारीख को ही रात को आप अनाउंस करते हो कि डेथ हो गई। और कांसीराम कोई ऐसे छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, 85% बहुजन समाज के लीडर थे। पूरा देश और दुनिया के लोग उनसे जुड़े हुए थे, मिशनरी भाव से भी और व्यक्तिगत तौर पे भी। लोगों की भावनाएं थी। अगर आप उनको 2-3 दिन रखते तो जिनकी भावनाएं जुड़ी थी वो अंतिम दर्शन कर लेते। क्या कारण था कि आपको उसी दिन आनन फानन में उनको अग्नि के हवाले करना पड़ा? और क्या कारण था कि आधी रात को उनकी राख फूल उठा के जो शवगृह है, जो चिता है, वहाँ से आपने आधी रात को ही राख फूल उठवा लिया? और अब बहुत जब कभी समय आएगा तो उसमें बोलूँगा कि आदमी मरने के बाद तो छोड़िए, उनकी राख के साथ क्या हुआ, उनकी हड्डियों के साथ क्या हुआ, वो भी जानकारी विस्तार से देंगे। तो हम लोगों को पता है कि अच्छे से पता है कि उनकी जो डेथ है वो 8 अक्टूबर को हुई है। तो जिस दिन डेथ हुई है कम से कम उस दिन को तो आप मनाओ। कि उनकी डेथ में भी अगर आप झूठा प्रोपेगेंडा रचोगे तो मैं समझता हूँ ये एक बेईमानी है। सर, ये विवाद की बात तो आप कर रहे हैं, इस तरह तो बाबा साहब के ऊपर भी लोग कहते हैं कि बाबा साहब को भी हत्या की गई थी। देखिए, ऐसा है, जो बाबा साहब की जो मृत्यु हुई उसको जो लोगों ने उसमें आरोप लगाया वो कोई अलग नहीं थे। जिसको महार लॉबी चंडाल चौकड़ी कहती है, वो लोग थे। और वो चंडाल चौकड़ी कोई और नहीं, बाबा साहब के सबसे नज़दीकी लोग थे। भगवान दास, एडवोकेट भगवान दास, शंकरानंद शास्त्री, नानक चंद्रत्तु, ये सारे बाबा साहब के बहुत नज़दीकी लोग थे, बहुत विश्वस्त लोग थे। तो वो अगर कोई बात कह रहे तो वो हवा में नहीं कह रहे। और उसकी आज तक जांच नहीं हुई डॉक्टर अम्बेडकर की। तो हमारे एक्चुअली आप देखो ना, जितने भी हमारे महापुरुष हैं सबके साथ षड्यंत्र हुए हैं। और आप ये सोचो, आप खुद इस बात को देखो कि चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग हो, दुनिया में जितने भी बड़े लीडर हैं, आप अपने भारत में देख लो जितने लीडर हैं, कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दो जिसकी 12 घंटे के अंदर अंत्येष्टि कर दी गई हो, जिसको अग्नि के सुपुर्द कर दिया गया हो। क्या कारण है कि कांसीराम को आप 12 घंटा उनके अनुयायियों के लिए, आप उनके अंतिम दर्शन के लिए आप उनको 12 घंटे तक इंतजार नहीं कर पाए? आपको डर था कि अगर लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी, जो शक है लोगों को, तो हमारा पूरा तंत्र बिखर जाएगा, हम जेलों में नजर आएंगे। इसलिए आपने उनको आनन फानन में अग्नि के सुपुर्द किया। और उनकी हमारे संस्कृति है, हमारे यहाँ जो राख फूल जिसको हम कहते हैं, वो जब सब ठंडा हो जाता है तब उठाते हैं, लेकिन कांसीराम साहब की राख फूल में पानी डाल के ठंडा किया गया और उसको गीला करके बोरियों में भर भर के लाया गया पार्टी ऑफिस। और उसके एक नहीं कई सबूत हैं, जब समय आएगा वो सब ओपन होंगे। तो ये इस बात पे हमें कोई डाउट नहीं है। हमको पता है कि कांसीराम साहब की जो हत्या है, मृत्यु है, वो 8 अक्टूबर को। अगर आप 8 अक्टूबर की चीज़ को 9 अक्टूबर कह रहे हो तो उसमें साजिश है। इसलिए हम कह रहे हैं कि उनकी नेचुरल डेथ नहीं हुई है, वो 8 अक्टूबर को ही डेथ हुई है। इसलिए हम 8 अक्टूबर को ही उस चीज़ को मनाते हैं। सर, आप ये बताएं, मैंने अभी तक सुना है कि गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, बहुजन मीडिया, मनुवादी मीडिया, आपने एक नाम और दिया चमचा मीडिया। वो कौन सा मीडिया, कैसे पहचाना जाए? देखिए, मीडिया का जो फर्ज है सच दिखाना है। मीडिया का इसीलिए जो लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। और आप अगर किसी की भक्ति में लग जाओ, चमचागिरी में लग जाओ, तो फिर क्या नाम दिया जाए? फिर तो उसको एक नाम देना पड़ेगा, चमचा मीडिया। तो हमारे जो मैक्सिमम जो हमारे जो अब मीडिया चल रहे हैं वो किसी न किसी दल द्वारा संचालित मीडिया हैं।
और वो उन्हीं का माउथ पीस बने हुए हैं, उन्हीं के चमचे बने हुए हैं। वो मीडिया का अर्थ क्या है, मीडिया का रोल क्या है, वो आज की मीडिया में आपको कहीं दिखेगा नहीं। बहुत रेयर केस हैं जो कुछ लोग हैं जो मीडिया को समझते हैं जी। इसीलिए हमने कहा कि एक नया मीडिया आ गया, चमचा मीडिया। आप लोग बताएं कि 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? 2024 में हम अपने पार्टी प्रेसिडेंट को प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे। हम और किसी को क्यों देखना चाहेंगे? हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी, हमारी अपनी विचारधारा है। हम अपने तरीके से लोगों की उन्नति करने का काम कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री बने। तो अभी तक तो एनडीए, इंडिया, ये गठबंधन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका कोई गठबंधन बनाओगे या अकेले लड़ोगे चुनाव? देखिए, ये जो दोनों पार्टियां हैं स्थापित पार्टियां हैं और लोग इनको दिखा रहे हैं एनडीए इंडिया, लेकिन इनके गठबंधन करने से, सरकार में आने से, न आने से हमारा दलित, शोषित, पिछड़ा 85-90% समाज है, उसको क्या बेनिफिट मिल जाएगा? तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इन दोनों से अलग एक विकल्प दिया जाए बहुजन समाज को, ताकि बहुजन समाज के पास ये बहाना ना रहे कि भाई विकल्प ही नहीं था तो हम किसे चुने। तो उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। पूरे देश में जो अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो हमारे संपर्क में हैं। और अभी 8 अक्टूबर को हमारा कार्यक्रम था, मानवर कांसीराम साहब का बलिदान दिवस हम लोगों ने मनाया 17वां। उसमें हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मिस्टर जीवन सिंह जी ने अनाउंस किया है कि आगामी महीनों में हम दिल्ली में एक बैठक करेंगे और बाकी दलों से कोऑर्डिनेट करके हम अपने लोगों के लिए एक अलग द्रविड़ गठबंधन देने का काम करेंगे। उस गठबंधन के साथ हम इस देश की सभी लोकसभा सीटों में 543 सीटें हैं, सभी में हम अपने कैंडिडेट देंगे और अपील करेंगे लोगों से कि आप इनको जिता के लाइए, इनको बहुमत में लाइए। कांग्रेस और भाजपा आप भले की उम्मीद मत रखिए जी। सर, एक दो नाम अभी उभर रहा है पूरा देश में, चंद्रशेखर आज़ाद और आकाश आनंद, इनका भविष्य आप कैसे देखते हैं? देखिए, व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता, हमारे लिए विचारधारा इम्पोर्टेंस रखती है। इस देश में जो लड़ाई है वो वैचारिक है। हमारे सामने ब्राह्मणवाद है और ब्राह्मणवाद के सामने हमारा एक लंबा संघर्ष आपको दिखेगा। आप कबीर को ले लीजिए, रविदास को ले लीजिए, नामदेव, नानक, जो सिखों के 10 गुरु हुए हैं। उसके बाद आधुनिक युग में आ जाइए आप, तो आपको छत्रपति साहू जी महाराज, उनसे पहले ज्योतिबा फूले, पेरियार, नारायण स्वामी, महात्मा अयंग काली, स्वामी अछूतानंद, उत्तर भारत में एक बड़ा मूवमेंट उन्होंने खड़ा किया। बंगाल तरफ अब आप जाएंगे तो वहाँ नाम शूद्र मूवमेंट। इधर आप पंजाब जाएंगे, आधी SC/ST आबादी को गुरु गोविंद सिंह जी ने पहले खालसा बना दिया था, बाकी जो बची उसको नानक एक उधर लीडर हुए हैं, उन्होंने आज धर्म मूवमेंट चलाया, भाऊ मंगू राम मंगू वालिया। उसी टाइम बाबा साहब भी आए सामने, उन्होंने मूवमेंट चलाई। बाबा साहब के बाद मानवर कांसीराम साहब। तो ये जो सारा मूवमेंट है ये ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट मूवमेंट है। आप ब्राह्मणों के साथ गलबहियाँ करके और कहो कि हम मूवमेंट चला रहे हैं महापुरुषों का, तो मैं समझता हूँ ये समाज को धोखा देना है। तो जो मूवमेंट के साथ खड़ा है उसको मैं नेता समझता हूँ, और जो मूवमेंट के साथ नहीं खड़ा है वो कोई भी हो, XYZ, मैं उसको नहीं मानता समाज का नेता। अच्छा, अभी हाल ही में बिहार में एक जाति गणना हुई है, उस जाति गणना से क्या राजनीति में इसका प्रभाव पड़ेगा गणना से? जी बिल्कुल, प्रभाव तो पड़ेगा। और लेकिन उस जनगणना ये एक अच्छा बहस है और देर सवेर पूरे देश में ये बहस छिड़ेगी, क्योंकि पहले होती थी जनगणना 81 से लेके 31 तक की, जो अंग्रेज़ों के टाइम में जो जनगणना है उसमें हुई थी। उसके बाद से हमारे सामने आंकड़े ही नहीं हैं। जब आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये इस देश में जाति की संस्कृति है,
आज तक ये देश जाति को नहीं छोड़ पाया। तो जब जाति हकीकत है तो हर बेनिफिट फिर जाति के आधार पर निर्धारित होंगे। या तो आप जातियां खत्म कर दो, अगर जाति नहीं खत्म करते हो तो फिर जातियों के आधार पे बेनिफिट्स लोग मांगेंगे। अब सवाल यह है कि किस समाज की क्या प्रोग्रेस हुई है, उसका आधार है जाति का संख्या बल पता करना। जाति जनगणना करके आप पता करो किसकी कितनी आबादी है, तब तो उसको हिस्सेदारी दोगे। तो यहाँ तो SC ST की जनगणना होती है। आज इस देश में टोटल पॉपुलेशन का जो 22-23% SC ST है और टोटल पॉपुलेशन करीब 35-36 करोड़ है, उनकी तो होती है। लेकिन OBC एक बड़ा वर्ग है, उसकी कोई जनगणना नहीं होती है। और यही कारण है कि OBC का पूरा जो फायदा है वो मुट्ठी भर ब्राह्मणवादी लोग ले जाते हैं। तो जब से मानवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज की राजनीति शुरू की है तो OBC वर्गों में भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ी है। वो महत्वाकांक्षा अब खत्म नहीं होगी, वो अधिकार के लिए बढ़ती जाएगी आवाज। और एक दिन ऐसा आएगा कि और ये जाति, मैं तो इसको समझता हूं कि ये वो कदम है जो आने वाले इन फ्यूचर जाति की नाश की पहल शुरू करेगा। क्योंकि जिसको जाति से फायदा होता है वो कभी जाति नष्ट करने की बात नहीं सोचता। लेकिन जो ये आज जाति का फायदा उठा के मुट्ठी भर लोग जातियों का फायदा उठा के पूरे देश का दोहन कर रहे हैं, जब इनको लगेगा कि अब जाति को बनाए रखने से हमें कोई फायदा नहीं है, तब यही लोग इस बात को लेकर सामने आएंगे कि अब जातियां खत्म होनी चाहिए देश में। तो ये जो रास्ता है ये वहां जाके रुकेगा। और हम चाहते हैं कि इस देश में मानवर कांसीराम साहब खुल के कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भागीदारी। तो क्यों नहीं, अब अगर आप जाति स्वीकार करते हो तो फिर जाति के हिसाब से आपको अधिकार भी देने पड़ेंगे। तो उसके लिए एक आधार जाति जनगणना है। और ये जाति जनगणना अभी जो हो रही है, अभी तो उसमें राजनीतिक चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं। लोग बयानबाजी कर रहे हैं। आजकल कांग्रेस भी, राहुल गांधी भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये अलग बात है कि 2014 से पहले तक कांग्रेस की सत्ता, तब उनको होश नहीं आया। वो जब चुनाव आने थे उससे 2 साल पहले उन्होंने ये हुई थी जाति जनगणना 12-11 की, इसके बाद उसके आंकड़े आज तक सार्वजनिक नहीं हुए। तो कथनी और करनी में, इन नेताओं कथनी और करनी में अंतर है। ये जो असली जो मुद्दे हैं, जब यहाँ बहुजन समाज का कोई व्यक्ति सत्ता में आए, बहुजन समाज द्वारा चुन के आए, बहुजन समाज के लिए आए, तब ये सारे काम हो पाएंगे। अगर आप ब्राह्मणों के इशारे पे चुन के आ रहे हो, ब्राह्मणों के सहारे पे चल रहे हो, तो आप ये बड़े क्रांतिकारी काम नहीं कर पाओगे। ये अच्छी पहल है, समर्थन करते हैं हम इसको। सर, ये जात गणना से जातवाद नहीं फैलेगा? प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि ये विपक्ष वाले अब ये जात पात पे उतर आए हैं, क्या कहना है आपका? अभी मैंने बताया तो, ये जाति को खत्म करके मानेगा, ये जातिवाद नहीं फैलेगा। ये जाति को खत्म करने के लिए लोगों को बात करने पे मजबूर कर देगा। ये अच्छा पहल है। इसी से आगे चल के आप 10 साल 20 साल बाद देखोगे कि ब्राह्मण खुद कहते नजर आएंगे कि अब जाति खत्म होनी चाहिए। क्योंकि जाति जो ब्राह्मणों ने बनाई है वो पूरी ये बेनिफिशियल सिस्टम है। इस पूरी जाति व्यवस्था में जो ऊपर के वर्ग हैं, पूरा फायदा इन्हीं को होता है। पूरे देश की संपत्ति इनके हाथ में है। नहीं, मेरा सवाल ये था सर कि अगर जात गणना करेंगे तो देश में जातिवाद फैलेगा। ये मोदी भी कह रहे हैं, ये विपक्ष जो जातिवाद फैला रहा है। जातिवाद क्या अभी नहीं है? इस देश की सच्चाई ही जातिवाद है। यहाँ हर एक काम से पहले जाति है। तो ये कहना कि जातिवाद फैलेगा, ये लोगों को भ्रम में डालना है। इस देश की सच्चाई ही जाति है। उस जाति को खत्म करने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। जब जाति में बात होगी, जाति एक रोग है, कैंसर है समाज का। उस कैंसर को ढक के आप ठीक नहीं कर सकते। कैंसर पे रिसर्च होनी चाहिए, कैंसर पे बात होनी चाहिए, कैंसर का सर्वेक्षण होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, तब आप उसको खत्म करने की ओर अग्रसर होंगे। सर, कुछ अम्बेडकरवादी हैं,
आज अंबेडकर को कांवड़ में यूज करते हैं। कांवड़ जब जलाएंगे तो अंबेडकर का फ़ोटो लगा के ले जाएंगे। अभी मैं कल यहाँ पे देखा था कहीं पे को अंबेडकर के माथे पर चंदन लगा के जरा नीले कलर का। तो आप इसको आडंबर मानते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि अब मैं इनको अम्बेडकरवादी नहीं मानता। ये सो कॉल्ड तथाकथित, इनको पता नहीं है अम्बेडकर जो है, तो अम्बेडकर क्या चाहते थे और ये कर क्या रहे हैं। ये जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, ये सब मनुवादी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और इसीलिए मानवर कांसीराम साहब ने अम्बेडकरवादियों की कैटेगरियाँ बताई थी। चमचा युग में आप जाएंगे तो ये सिर्फ वो तो ठीक है, ये अज्ञानी टाइप के जो अम्बेडकरवादी हैं वो कावड़ लेके जा रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या अम्बेडकरवाद का मतलब अम्बेडकर के विचारों से है, अम्बेडकर की पूजा से नहीं है। अगर आप अम्बेडकर के विचार को समझते ही नहीं हो, अम्बेडकर के विचारों पे चलते ही नहीं हो, तो काहे कि अम्बेडकरवादी। तो ये सब अम्बेडकरवाद के नाम पे लोगों का धंधा चल रहा है। आज अम्बेडकर एक बढ़िया ब्रांड हो गए हैं अपना धंधा चमकाने के लिए। कहीं कोई अम्बेडकरवादी हमको नहीं दिखता। ये सब सो कॉल्ड अम्बेडकरवादी हैं। अच्छा सर, अभी मोदी जी ने एक गिफ्ट दिया महिलाओं के लिए, आरक्षण बिल पास कर दिया है। अब तो महिलाएं तो खुश हो जाएंगी। महिलाओं में से कौन, ये एक सवाल है जो बना है। ये आज की बात नहीं है। जब 1998 में ये चर्चा उठी तब भी इसका विरोध हुआ था कि महिला मीन्स कौन। अगर आप इस देश में जाति की संस्कृति आप अभी तक ख़त्म नहीं कर पाए, तो फिर कोई भी बंटवारा होगा उसमें जाति प्रधान होगी। तो महिला का मतलब है इस देश की आधी आबादी। लेकिन उस महिला में, महिला के नाम पे मुट्ठी भर सवर्ण महिलाएं अधिकार ले जाएं तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए ये जो महिला आरक्षण है, इसमें इस आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए, ओबीसी का आरक्षण। जब तक आप वो प्रावधान इसमें नहीं लाते हो, इससे महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा। जी। मेरा आपसे लास्ट सवाल रहेगा कि मानवर काशीराम ने भी आरक्षण का विरोध करते थे। वो कहते थे कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमको भागीदारी चाहिए, हमको सत्ता चाहिए। आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, ये एक लंबा डिस्कशन का बात है। मैं शॉर्टकट में अगर कहूँ तो सिर्फ मानवर कांसीराम साहब ही नहीं, इसकी शुरुआत बाबा साहब ने की थी। बाबा साहब इस बात से चिंतित थे। आप उनके अंतिम वर्षों के भाषण देखेंगे तो वो कहते थे कि आरक्षण के सहारे ही हमको नहीं रहना है। और आरक्षण जो उनका आगरा में भाषण था, उसमें वो काफ़ी जो समाज जो थोड़ा सा आगे बढ़ के आया था, उससे काफ़ी वो रुष्ट नज़र आए, नाराज़ नज़र आए। बाकियों को उन्होंने, तो आपको समझना पड़ेगा ना, जो 25 तारीख को 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के आखिरी सत्र में अंतिम भाषण में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। उस पे जब तक ये अम्बेडकरवादी गौर नहीं करेंगे तो ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। उस पे उन्होंने स्पष्ट किया था कि 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान इस देश में लागू होगा, हम अंतर्विरोध के युग में प्रवेश करेंगे। कैसा अंतर्विरोध? उन्होंने कहा यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो समाज व्यवस्था है, उसके हिसाब से जो संवैधानिक जो राजनीतिक अधिकार है, राजनीति में तो हम एक व्यक्ति एक वोट एक वैल्यू के सिद्धांत को स्वीकार करेंगे। लेकिन सामाजिक और आर्थिक जो देश की जो व्यवस्था है, तो ये जो सामाजिक आर्थिक असमानता है, इसके युग में प्रवेश करेंगे। उन्होंने कहा कि जो शासक हैं वो इस सामाजिक आर्थिक असमानता को जितना जल्दी हो सके दूर करें, नहीं तो इस असमानता से, सामाजिक और आर्थिक असमानता से ग्रस्त लोग इस संविधान सभा द्वारा बड़ी मेहनत से बनाई गई इस कृति को, इस सिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे। तो हमें जब इस देश में संविधान बना, संवैधानिक तौर पे हमको राजनीतिक अधिकार बराबरी का मिला, हमारा जो वोट का अधिकार समान है। लेकिन सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी उसी दिन से
संवैधानिक रूप से शुरू हुई, उसको ख़त्म करने की बात थी। लेकिन उस पे किसी भी सरकार ने आज आप अगर सामाजिक उन्नति के आंकड़े देखेंगे, आज भी बड़े पैमाने पर हमारे समाज के साथ शोषण दमन होता है। तो जब मान्यवर कांशीराम साहब आए, उन्होंने देखा, पूरे परिदृश्य को देखा, तो उन्होंने कहा कि ये जो ब्राह्मणवादी सरकार है, इनके सहारे बैठे रहने से हमारे समाज की सामाजिक और आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती। तो कांशीराम साहब ने मिशन ही यही बनाया। उन्होंने कहा कि अब हमको सामाजिक परिवर्तन और बहुजन समाज की आर्थिक मुक्ति चाहिए। ये है मान्यवर कांशीराम साहब का मिशन। तो उन्होंने कहा अगर आप सिर्फ आरक्षण के दायरे तक सोचते रहे, आरक्षण क्या है? आरक्षण जो पीछे रह गए लोग हैं उनको बराबर लाने का एक छोटा सा एक, आप समझिए, एक अधिकार है, एक छोटे से वर्ग को लाने का। अगर आपको पूरे समाज को बराबरी में लाना है, उसके लिए और भी योजनाओं की जरूरत है, और भी एक्टिविटी की जरूरत है। इसलिए दूसरी चीज ये है कि मान्यवर कांशीराम साहब ने तो पूरी फिलॉसफी ही बदल दी। आप देखेंगे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हमेशा इस बात की लड़ाई लेके वो चले कि हम माइनॉरिटी हैं, हम अल्पसंख्यक हैं। वो जो डिप्रेस्ड क्लास, बाद में उसको अंग्रेजों ने शेड्यूल कास्ट नाम दिया। तो बाबा साहब हमेशा उसको एक अलग समुदाय मान के चलते थे, अल्पसंख्यक। लेकिन कांशीराम ने देखा कि ये अल्पसंख्यक है, इसका मतलब हम कभी शासक नहीं बन सकते है। इसीलिए आप अगर देखोगे, मैं जब गहराई से देखता हूं कि अम्बेडकरवादी आज तक सफल क्यों नहीं हुए। अगर आप अल्पसंख्यक की, आप दलित की राजनीति करोगे, आप कभी लोकतंत्र में सफल नहीं हो। आप हमेशा मांगने की पोजीशन पे रहोगे, और जब आपका मनचाहा वो अधिकार नहीं मिलेगा, आप इधर उधर से जकड़े जाओगे, तो आप चमचागिरी के लिए चले जाओगे। तो कांशीराम साहब ने इस ट्रेंड को ही बदलने का काम किया। उन्होंने कहा कि अगर हम इस देश में शासक बनना चाहते हैं, तो हमें दलित से बहुजन बनना होगा। तो उन्होंने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि हम माइनॉरिटी में। उन्होंने कहा हम मेजॉरिटी हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो माइनॉरिटी हैं। और उसका आधार शोषण, उन्होंने बताया कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उसके तहत जिनका शोषण होता है, वो सब राजनीतिक रूप से एक साथ आए और अपनी सरकार बनाएं। तो जो कांशीराम साहब का दर्शन है, वो बहुत आगे का दर्शन है। और अगर हम आज मान्यवर कांशीराम साहब के दर्शन पे काम करेंगे, तभी हम अपनी समस्याओं से मुक्त हो पाएंगे। और ये अल्टीमेट, ये जो आंदोलन है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसी बात का आंदोलन है। आप पूरा बुद्ध से लेके आप कांशीराम तक, उधर मिडिल एज में रविदास, कबीर, नानक, सबको देख लीजिए। उनका एक ही उद्देश्य था कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, उसकी मुक्ति कैसे सुनिश्चित हो। इस देश को ये जो ब्राह्मणवादी ताकतें जो राम राज बताती हैं, राम राज का क्या मतलब है? राम राज का मतलब है वर्ण व्यवस्था के आधार पर स्थापित सत्ता, और उस सत्ता में सिर्फ ब्राह्मण ठाकुर बनियों की राजशाही। बाकी जो समाज का बहुसंख्यक समाज है, उसको न पढ़ने का अधिकार, न उसको अर्थ का अधिकार, न उसको घोड़ी चढ़ने का अधिकार। ये तमाम सारी चीज़ों का मतलब है राम राज। तो हमारे समाज का हित राम राज में नहीं होगा। हमारे समाज के लिए रविदास ने एक दर्शन दिया है, बेगमपुरा। और उस बेगमपुरा की तलाश में आज तक मूवमेंट चला आया है, और उस बेगमपुरा को साकार करने के लिए ही हम लोग प्रयासरत हैं। धन्यवाद सर, आपने हमारे सारे सवालों का उत्तर दिया। और आपको मैं चाहूँगा कि 2 शब्द मेरे बहुजन समय चैनल के बारे में बोलें सर। जी बिल्कुल, आपका चैनल में कई महीनों से, करीब जब से आपने शुरू किया, मैं कंटिन्यू, जब भी हमको समय मिलता है, मैं देखता रहता हूँ। आपके प्रयास अच्छे हैं, और आज ज़रूरत है हमें समझदार और निष्पक्ष लोग सोशल मीडिया में आए, समाज की आवाज़ बने, और उस काम को आप बाखूबी निभा रहे हैं। मैं अपने समाज से, अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील करता हूं कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और इनकी वीडियो अपडेट्स जो भी आती हैं आप देखते रहें। और ये एक मिशनरी काम है, इनको जो है तो
अपनी तरीके से जो आप अगर सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से, देखने से अगर इनके चैनल को आगे बढ़ने में कोई हेल्प होती है तो आपको करनी चाहिए। धन्यवाद सर। ये थे माननीय साकेत जी। इनके विचारों से आप, ये बहुजन द्रविड़ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है अशोक साकेत जी, इनके विचारों से आप कितना सहमत हैं और हमारे प्रयास आपको कैसा लगा? आज यदि हमारे काम को आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में आप ज्वाइन बटन भी दबा सकते हैं। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली।